हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एलटी मेंस के स्टूडेंट से थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगा। और वो ये है कि आप सब जानते होंगे, एलटी मेंस के पेपर में जो आंसर शीट आपको मिलने वाली है, उसमें 125 वर्ड्स में जो आंसर आपको लिखना है, उसके लिए 2 पेजेस आपको मिल रहे हैं। अर्थात फ्रंट का पेज और उसके पीछे बैक वाला पेज। A4 साइज़ की वो आंसर शीट है आपको दी जाने वाली। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना है, उसके लिए आपको 4 पेजेस का स्पेस मिल रहा है आंसर लिखने के लिए। अब अंदाज़ा मार के देखिए, जब आप ग्रेजुएशन में आंसर लिखते हैं और 4 पेजेस और 5 पेजेस का आंसर लिखते हैं, तो आपको लगभग 30 मिनट्स लगते हैं उस आंसर को पूरा करने के लिए, 25 टू 30 मिनट्स। यहाँ पर आपके पास जो टाइम लिमिट है वो है लगभग 7 मिनट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, जहाँ की 125 वर्ड्स में आंसर करना है, और 200 वर्ड्स में जहाँ आंसर करना है आपको, वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब उनके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब चूंकि 4 पेजेस है, तो आप पहले वाली तो टेक्निक हटा दीजिए कि हमें सारा स्पेस भरना है। जैसा कि नॉर्मली होता था, हम ग्रेजुएशन में या 12th से एक ही माइंडसेट लेकर चलते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को हमें भरना है और खूब सारा लिखना है। यहाँ खूब सारा लिखने के बजाय अगर हमारा फोकस इस बात पर होगा कि हम कम लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे और स्पेस का यूज़ करेंगे, जो स्पेस हमें आंसर शीट में मिल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम ये काम कर कैसे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर 200 वर्ड्स में आंसर करना है और 4 पेजेस मिल रहे हैं, तो 200 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप लाइंस की बात करें तो हमें लगता है 20 लाइंस में 200 वर्ड्स आपके आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि वो प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, क्या ये सभी काउंट होते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी शब्द संख्या कोई गिनता नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे करके वर्ड्स काउंट किए जाएं। ऐसा कोई नहीं करता है। वो स्पेस छूटा है, उसी स्पेस में आपको लिखना है, बस बात खत्म हो गई। कोई आपके वर्ड्स काउंट नहीं करने वाला है। लेकिन समय बाद मेन समस्या ये है कि 10 मिनट में हम मैक्सिमम लिख कितना सकते हैं? भाई, आपकी स्पीड कितनी है इस पर डिपेंड करेगा। तो आप इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं 10 मिनट में। तो आपके वर्ड्स काउंट करने कौन बैठेगा? तो वो तो बात एकदम मीनिंगलेस हो जाती है कि क्या कोई वर्ड्स काउंट करता है या ऐसा कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। आपको अपने निश्चित समय में कितना मैक्सिमम लिख सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है मैटर। अब यहाँ पर मुझे लगता है आंसर देते समय किसी भी क्वेश्चन का आपका फोकस उन पॉइंट्स पर होना चाहिए जो कि उसके आंसर में रेलिवेंट है। सेंटेंसेस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि हम सेंटेंसेस में ही हमेशा आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा है, किसी टाइटल के बारे में पूछा है फिक्शन के, या किसी थीम के बारे में पूछा है, तो उस थीम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको आप बुलेट्स लगाकर, स्टार बनाकर, कैसे भी करके मेंशन कर दें, और हर पैराग्राफ में आप जो हेडिंग डालते हैं उसके नीचे आप पैराग्राफ में आंसर करें, ये ज़रूरी नहीं है। हेडिंग के नीचे आप एक छोटा सा वो लिख सकते हैं सेंटेंस कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस हेडिंग से जुड़ी हुई, और आप 4 या 5 पॉइंट्स जो है बुलेट्स लगाकर लिख दें, और वो आपका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये तरीका अपनाएंगे तो हमें लगता है कि कम समय में आप ज़्यादा मीनिंगफुल आंसर लिख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या 4 पेजेस भरने हैं हमें पूरे? अब क्या हमें भरने हैं, जिसका आंसर यही है, क्या आप भर सकते हैं? क्या आप 10 मिनट के समय में पूरा आंसर लिख कर क्या वो 4 पेजेस का स्पेस भर सकते हैं? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें लगता है कि शायद हम अगर दूसरे तरीके अपनाएं,
जिसमें कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते समय जो फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, जो टेबल वाला मेथड डिस्कस किया था, इसको अगर आप थोड़ा फास्ट मेथड से करके, और ये चीज़ें जो हैं ये स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए होती हैं, साथ ही साथ में ये जो एग्जामिनर है कॉपी करेक्ट कर रहा है आपका, उसका जो अटेंशन है वो सीख करने के लिए होती है, कि उसका ध्यान तुरंत चला जाता है। कोई नहीं पढ़ रहा बैठ के कि आपने पूरे 2 पेज लिखे हैं, पूरा 2 पेज पढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कि आपने टेबल बना दी, आपने कोई फ्लो चार्ट बना दिया, और उसने देखकर ही वो समझ गया कि हाँ, आपने यही चीज़ एक्सप्लेन की है और यही चीज़ आपने फ्लो चार्ट में दिखा दी है, वो समझ गया। अब फ्लो चार्ट के साथ साथ में बहुत सारे और मेथड्स भी होते हैं, जिससे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें आप बॉक्स बनाते हैं, जिसमें आप सर्कल्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 2 पेजेस 125 वर्ड्स के उसमें यूज़ कर ले गए और 4 पेजेस अपनी स्किल के आधार पर यूज़ कर ले गए, किसी भी तरीके से, चाहे टेबल बनाकर या कुछ भी करके, और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपने ज़बरदस्ती पेज भरा है, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं सर बहुत बड़ा-बड़ा लिख दें, एक-एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन का स्पेस बीच में गैप कर दें, हालाँकि वहाँ लाइन्स नहीं होती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गैप करके लिखेंगे, वो भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। अर्थात आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने नेचुरल लिखा है। आप नेचुरली ऐसा ही लिखते हैं, आप नेचुरली इतना ही स्पेस छोड़ते हैं, आप नेचुरली इतना ही बड़ा लिखते हैं। ज़बरदस्ती अपने राइटिंग को बड़ा करने का, वर्ड जो लेटर साइज़ है उसको बड़ा करने की कोशिश ना करें। ज़बरदस्ती बीच में स्पेसिंग को डबल करने की कोशिश ना करें। आप नेचुरल अंदाज में लिखें। साथ ही में कुछ ऐसा ऐड कर दें बीच में जिससे वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, तो बहुत बेहतर होगा एलटी मेंस कैंडिडेट्स के लिए। ये मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था एलटी मेंस वालों के लिए। अब मैं आता हूँ टीजीटी इंग्लिश कैंडिडेट्स के साथ थोड़ी सी बात करता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ स्टार्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं 2 दिन के लिए बिज़ी हूँ, एक आज के लिए और एक कल के लिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ और कुछ रिलेशन में एक पार्टी वगैरह है, वहाँ सबके साथ हूँ। तो मैं 2 दिन आपके सिलेबस पे काम नहीं कर पाऊँगा, आज और कल। कल मैंने जॉन मिल्टन के ऊपर आपको एक वीडियो अपलोड किया है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपने बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़ा होगा, लेकिन आप उस लेक्चर को एक बार पढ़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर जॉन मिल्टन वाले को। और मैं आपको पूरी उम्मीद बताता हूं कि अगर आप उस लेक्चर को स्टार्टिंग से लास्ट तक सुन लेंगे, तो जॉन मिल्टन की लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड जितना इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया जा सकता है, उतना सब कुछ दिया है। कोई पॉइंट्स आपसे छूटेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ आपके ब्रेन में बस जाएगी, क्योंकि वो चीज़ बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर की गई है। जब से जॉन मिल्टन बॉर्न हुए, ईयर वाइज आगे बढ़ते हुए मैंने एक-एक चीज़ डिस्कस की है, उनकी डेथ तक सारी बातें। तो इस तरीके से राइटर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपके ब्रेन में ज़्यादा समय तक रहती हैं वो बातें। साथ ही साथ में मैंने कोशिश की कि हमने जब एक लंबा सा 1 घंटे का लेक्चर डिस्कस किया आपके साथ, तो लास्ट के 10-15 मिनट्स में मैं कुछ 50 एमसीक्यूज़ भी मैंने उसमें डिस्कस किए। और वो 50 एमसीक्यूज़ के लिए बहुत सारा समय नहीं रखा कि मैं एमसीक्यू पढ़ूँ, चारों ऑप्शन पढ़ूँ, नहीं। क्योंकि जब हम ऊपर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, उसका आंसर बताया है, क्वेश्चन पढ़ा है और उसका आंसर बताया है। वो 50 एमसीक्यू सिर्फ इसीलिए हैं, रीकैप के रूप में काम करते हैं कि हमने जो ऊपर पढ़ा है, जो डिस्कशन हमने सुना है लेक्चर में, क्या वो ब्रेन में हमारे अब भी है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट थे, हमें याद रखने थे, हमें याद हैं या हमसे मिस हुए हैं। इसीलिए मैंने उसमें 50 एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे लेक्चर में, आप ज़रूर देखें। आने वाले दिनों में कल के बाद मैं जॉन मिल्टन के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, क्रम से डिस्कस करूँगा। जो वर्क पहले आया, पहले लिखा गया, पहले पब्लिश हुआ, उसको मैं पहले डिस्कस करूँगा और इम्पोर्टेंस के क्रम में डिस्कस करूँगा। जो जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको वैसे ही क्रम में डिस्कस करके जॉन मिल्टन को पूरा कर दूँ। इसके बाद मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को लूँगा और उसको भी मैं ऐसे ही धीरे-धीरे पूरा कर दूँ। अब जो स्टूडेंट्स टीजीटी इंग्लिश एनसाइक्लोपीडिया बुक लिए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि सर लिटरेरी टर्म्स कहाँ से कवर करें? तो डियर फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एलटी मेंस वाले स्टूडेंट तो लिटरेरी टर्म्स कवर कर ही रहे हैं, उन्हें पढ़ ही रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं। मेरी आपको एक ही सजेशन होगा
कि एक बुक है मेरी खुद की ही, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स, एमसीक्यूज फॉर्मेट में। वो डिस्क्रिप्टिव भी है प्लस एमसीक्यूज भी है। डिस्क्रिप्टिव इसलिए है क्योंकि एलटी मेंस वालों को ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे ग्रेजुएशन पीजी स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। और एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज फॉर्मेट में आती हैं। वो 400 प्लस पेजेस की बुक है और उसमें 2500 प्लस एमसीक्यूज भी दिए हैं, साथ ही में सबके बारे में डिटेल दी हुई है। वो बहुत अच्छी बुक है, आप अगर वहाँ से ले लेंगे। साथ ही में उसमें जो एक बहुत फेमस बुक है एमएच एब्राम्स की, उस पर भी 600-700 एमसीक्यूज बने हुए हैं और विद एक्सप्लेनेशन है। उसमें एमसीक्यूज विशेषता यही है उस बुक की, उसमें एमसीक्यू जो दिए हैं वो विद एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप लिटरेरी टर्म्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना था। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप जल्दबाजी ना करें, एकदम जल्दबाजी ना करें। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, बहुत सारा समय है। आप बिल्कुल आराम से तैयारी करें। और मैंने बताया पहले भी लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं थोड़ा कछुए की चाल से चलता हूँ। अगर जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मैं अपना कुछ थोड़ा सा पढ़ाई करता था, और उस पढ़ने के बाद मैं खुद इतना समय देता था किसी चीज़ के लिए कि वो चीज़ों के बारे में मैं अपने ब्रेन में सोच सकूं बैठकर। क्योंकि जब मैं लिटरेरी थियरीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ता था पीजी में है, पीजी के बाद, तो उनमें सोचना बहुत होता है पढ़ने के बाद। तो मैं पढ़ने के बाद चीज़ों पे डिस्कस करना, अपने ब्रेन में सारे आइडियाज़ लाना, ये करना वो करना, उनसे चीज़ें ज़्यादा देर तक समय ब्रेन में रहा करती थी मेरे। तो वही आपसे कहता हूँ कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ा करिए, तो ऐसा नहीं कि हम बस बैठे पूरा चैप्टर शुरू से लास्ट तक पढ़ लिए, एमसीक्यूज पढ़ लिए, बात खत्म हो गई, हाँ ठीक है ये चैप्टर रिवाइज हो गया। नहीं, आप कोई चीज़ पढ़िए, सोचिए, रेलिवेंस के बारे में सोचिए। जैसे जॉन मिल्टन का वो लेक्चर आप देखिएगा ज़रूर ज़रूर। आप अगर वो देखेंगे लेक्चर तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें किस चीज़ के बारे में सोचना है, कि किस चीज़ का क्या रेलिवेंस होता है लाइफ में। धीरे धीरे हमारी लाइफ कैसे शेप होती है हर बात से। तो जब हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, जब हम जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हैं, तो हम उनके हर पहलू के बारे में सोचें। एक अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम उनकी पोइम लिसिडास पढ़ रहे हैं, तो हम आज के दिन में उनकी वही पोइम पढ़ेंगे लिसिडास, उसकी एक एक लाइन, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, उस समय क्या चल रहा था, कैसी कंडीशंस थी, सिर्फ यही सोचेंगे। लेकिन रात होते होते हम उस पोइम पर इतना कमांड बना लेंगे कि इस पोइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा, चाहे वो लाइन ही क्यों ना पूछ ले, चाहे वो किसी लाइन का रेलिवेंस ही क्यों ना पूछ ले। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। आपको एक ही चैप्टर उठाना है, एक ही राइटर का कोई एक पार्ट उठाना है और उसे कवर करना है। अगर आप राइटर की लाइफ तैयार कर रहे हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आप राइटर की लाइफ तैयार करिए, उससे आप राइटर के बारे में पढ़िए। आप उस एज के बारे में ज़रूर पढ़िए जिस एज का वो राइटर है, ताकि आपको समझ में आए कि एज का कौन कौन सा इम्पैक्ट राइटर की राइटिंग पर है, राइटर की लाइफ कैसे शेप हुई है उस एज में। डियर फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट। आप किस अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ किताबों को पढ़े जा रहे हैं, आप सिर्फ किताबों में लिखे मैटर को पढ़े जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तैयारी के साथ साथ में अपने ब्रेन को भी उस लेवल पर ले जाना होता है कि एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन आए तो आप बढ़िया से सोच समझ कर आंसर कर पाएँ। सिर्फ इसलिए आंसर नहीं कर पाए क्योंकि किताब में था ही नहीं वो क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे थे, और फिर आप उसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं, उसी किताब को दोष देने लगते हैं, तो वो आपका अप्रोच ठीक नहीं थी। आपने जब पढ़ाई की उस राइटर के बारे में, जब उस बरकाफाट के बारे में स्टडी कर रहे थे आप, उस समय आपने पूरा दिन क्यों नहीं दिया उस बरकाफाट को, आपने उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स कलेक्ट क्यों नहीं किए, आपने एक एक लाइन को बढ़िया से क्यों नहीं पढ़ा। आप कभी अपने बारे में भी सोचिए कि आप एक दिन में पूरा राइटर पढ़ गए। जॉन मिल्टन आज शुरू किया, शाम तक पूरा फिनिश, बोले आज जॉन मिल्टन हमने रिवाइज कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा रिलैक्स मोड में तैयारी करें, बढ़िया से। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कि दौड़े 1 घंटे में पूरा राइटर रिवाइज कर लिया, नहीं। आप पर्याप्त समय दें अपनी तैयारी को, जो पढ़ें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि बस इससे जुड़ा क्वेश्चन कोई भी आएगा
तो छूटने वाला नहीं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज़ें बताता रहता हूँ कि जीवन में किताबें पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उन पॉइंट्स के बारे में सोचना, डिस्कस करना, ब्रेन में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चलना कि हमने जो पढ़ा वो ब्रेन में कितना रुका, और जो हमने पढ़ा उससे जुड़ी हुई हमने कितनी सारी बातें और पढ़ी। जब हम 20 एमसीक्यूज़ पढ़ें किसी भी बुक से, तो केवल 20 एमसीक्यूज़ ही ना पढ़ें, हमारे मन में 200 और पॉइंट्स भी आएँ जो उन्हीं एमसीक्यू से जुड़े हुए हों। तब समझ जाइए कि आप वास्तव में एक स्टूडेंट के रूप में तैयारी कर रहे हैं। आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है और रोट लर्निंग पे काम कर रहे हैं। किताब उठाई, एमसीक्यू रट लिया, किताब उठाई, एमसीक्यू रट लिया। ये तैयारी करने का बढ़िया स्टाइल नहीं होता। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर वो आप उन स्टूडेंट के लिए भी एक किताब बनाइए जो अंग्रेजी में बहुत वीक हैं लेकिन टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले कमज़ोरी दूर करिए। कोई भी वीक स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई नहीं कर सकता। पहले आप उस लेवल पे पहुँचें, अपने आप को बढ़िया स्टूडेंट बनाएं। अपने आप को देखिए, कोई भी जॉब तब करिए जब आप उसके लायक हो जाए। ज़बरदस्ती आपको कोई जॉब दे भी दी जाएगी तो आप वहाँ जस्टिस नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ अन्याय करने का कोई मतलब नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले अपने आप को किसी भी चीज़ के लायक बनाइए, थोड़ा सा तैयारी करिए, बढ़िया सी नॉलेज गेन करिए, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। अपनी कमज़ोरियों को के रहते हुए आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। कमज़ोरियों को दूर करके सिलेक्शन पाइए। डियर फ्रेंड्स, आप एकदम चिंता ना करें। जैसा मैंने बताया है, इन सारी चीज़ों को आप एकदम ध्यान में रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। बस आज और कल 2 दिन के बाद फिर से मेरे लेक्चर्स ऐसे ही अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीखते हुए, अगर आपको लगे ये रेलिवेंट है, तो वैसे ही तैयारी करेंगे। और टीजीटी इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया की बुक अगर आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत बेहतरीन बुक है रिवीजन के लिए और तैयारी के लिए, तो उसको मिस बिल्कुल ना करें। डियर फ्रेंड्स, इससे कोई फ़ायदा नहीं कि आपको एग्ज़ाम टाइम में पछताना पड़े कि आपने सही बुक का चुनाव नहीं किया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।